नमस्कार साथियों। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम का जो आज का आपका पैटर्न है उस पैटर्न को देखते हुए प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों के आधार पर आज हम एनालिसिस करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि हमें आगे कैसे तैयारी करनी है। तो वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए छोड़ के जाइएगा नहीं। ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, देसाई समिति, सच्चर कमेटी या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा निश्चित तौर पे आपको पता होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी हाँ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, वर्ष 1976 की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था। 42वां संवैधानिक संशोधन के जरिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया और इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं था। 2002 में 46वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कभी कभी पूछा जाता है कि शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, वर्तमान में कितने हैं? 11 है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो रूस के संविधान से लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आपको एक एक करके हम मौलिक कर्तव्यों को बारे में बता देते हैं। ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। जैसे जैसे क्रम से आपको बता रहा हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए, आपको एकदम क्रम वाइज ही याद होना चाहिए क्योंकि क्रम के आधार पर भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। ठीक है मेरे भाई। नंबर 2 की अगर बात करें तो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और एवं उनका पालन करना। तीसरा है भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा है धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधताओं से भरे भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना था। महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। छठवां देश की समृद्ध मिश्रित सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना और उसका रक्षण करना। सातवां है वन, झील, नदी और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना था, जीवों के प्रति दया भाव रखना। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, खोज तथा सुधार की भावना का विकास करना है। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना था, हिंसा का त्याग करना। दंगा जब भड़कता है तो लोग क्या करते हैं? सार्वजनिक संपत्ति को निशाना बनाते हैं सबसे पहले। हाँ, तो नौवां क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना था, हिंसा का त्याग करना। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को निरंतर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च प्रयासों और उपलब्धियों के नए स्तरों तक पहुंचे। 11वां है, लास्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है, अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है मेरे भाई, तो ये मौलिक कर्तव्य के बारे में टोटल कंप्लीट आपको हमने बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आखिरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पंचवर्षीय योजना का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, इसको जरूर से देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है। ठीक है, बात हो रही है आखिरी पंचवर्षीय योजना की, तो 2012 से 2017 ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। 2012 से 2017 तक आखिरी पंचवर्षीय योजना चली थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका विकास दर कितना रखा गया था? तो 8.2% रखा गया था, लेकिन बाद में इसे 8% कर दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था 12वीं पंचवर्षीय योजना का? तेज, अस्थायी और अधिक समावेशी विकास। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा है? बॉटनी का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। अनावृत बीजी है, आवृत बीजी है, द्विबीजपत्री है या एक वर्षीय पौधा है? जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा है भैया? अनावृत बीजी पौधा है। कैसा पौधा है? अनावृत बीजी पौधा है। ठीक है,
देखिए की पॉइंट जो भी बता रहा हूँ इसे आपको निश्चित तौर पे ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। की पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे आने वाले शिफ्टों में निश्चित तौर पे बनेंगे। जिम्नोस्पर्म में बीज पैदा करने वाले पौधों का एक समूह है जिन्हें नग्न बीज वाले पौधे भी कहते हैं। ये पौधे शंकुधारी होते हैं, इनमें फूल नहीं आते। जिम्नोस्पर्म प्राचीन पौधे हैं और इनमें संवहनी प्रणाली होती है। जिम्नोस्पर्म के उदाहरण की अगर बात करें तो पाइन है, देवदार है, ठीक है, देवदार जो कि हिमालय पाया जाता है, यू है, रेडवुड है, रेडवुड का पौधा अमेरिका में पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, सप्रुश है, जूनिपर है, साइकस है, जिंकगो है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म के पहले के पौधे हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था? ठीक है, बिहार, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है हरियाणा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था। कितना था? 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं। केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी, ठीक है। अच्छा, लिंगानुपात क्या होता है, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिए आप जो है 0 से 6 साल के बच्चों में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप जो है, ठीक है। लिंगानुपात आप समझ ही गए होंगे, पुरुषों और महिलाओं का जो अनुपात होता है उसको लिंगानुपात कहते हैं। और बाल लिंगानुपात कभी कोई पूछा जाता है, बाल लिंगानुपात क्या होता है, 0 से 6 साल के बच्चों में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में बाल लिंगानुपात भी सबसे कम था, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा आपको क्रम बता देता हूँ कि क्रम वाइज किन राज्यों का बाल लिंगानुपात सबसे कम था। तो नंबर 1 पे हरियाणा है, नंबर 2 पे सिक्किम है, तीसरे नंबर पंजाब है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा धंगदेव चंदेल, विष्णु प्रभाकर, विष्णुगुप्त या महेंद्रदेव बर्मन? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, राजा धंगदेव चंदेल ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है और शिव जी को समर्पित है, मूलतः ये शिव मंदिर है, ठीक है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था। चंदेल चूंकि लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब राजा धंगदेव का संबंध किससे था? चंदेल वंश से था, ठीक है। 1986 में इस मंदिर को, कंदरिया महादेव मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि सोनपुर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध 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 पशु मेला है? ठीक है, सोनपुर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध पशु मेला है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? मेरे जो भाई बिहार के हैं वीडियो देख रहे होंगे, निश्चित तौर पे वो जान गए होंगे कि हम आपके राज्य की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, सोनपुर, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। समझ गए आप ना, कहाँ का है ये? बिहार से संबंधित है सोनपुर, ठीक है। सोनपुर पशु मेला कब लगता है? अक्सर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के दिन सोनपुर बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। कभी कोई क्वेश्चन ये भी बनता है कि सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र मेला, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, केंद्रीय बैंक या पंजाब बैंक? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है भारत का क्या है? ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई, ठीक है। शुरुआत में रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में था, बाद में से 1937 में बंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? आरिफ खान, मनोज सिन्हा, प्रमोद सावंत या मनोहर पर्रिकर? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत जो है गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। मनोज सिन्हा क्या है भैया? ये जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, ठीक है ना। आरिफ खान के बारे में आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मणिपुर?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या है, एक क्रिकेट मैदान है। ठीक है, ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन रूप सिंह के नाम पर इस स्टेडियम का नाम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम रखा गया, जो कि शुरुआत में एक हॉकी स्टेडियम था जिसे 1980 के दशक में क्रिकेट स्थल में बदल दिया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। वैसे 1971 का जो चुनाव हुआ था ना, उसमें इंदिरा गांधी ने इस नारे को चुनाव में दिया था। ठीक है, उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आई। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर केंद्रित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1974 से 1978 तक थी। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, कपास, जूट, रेशम किस भारतीय उद्योग के अंतर्गत आते हैं? इससे आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं मिल सकता है। भारतीय वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग, भारी उद्योग या लघु उद्योग? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कपास, जूट, रेशम ये भारतीय वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग कैसा उद्योग है? ये कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, अच्छा, रेशम का जो रेशम कैसे प्राप्त करते हैं? रेशम के कीड़े से। रेशम रेशम जो है रेशम के कीड़े के कोकून से मिलता है। रेशम के कीड़ों का पालन कहाँ किया जाता है? ठीक है, कहाँ किया जाता है, किसकी पत्ती पे किया जाता है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ठीक है, अच्छा, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 160? ऑप्शन को अगर ध्यान दिया जाए तो ऑप्शन के अनुसार अनुच्छेद 149 होगा। आइए थोड़ा आपको डिटेल में बता देते हैं, बात समझ में आएगी। देखिए, अनुच्छेद जो 148 है ना, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 में मोटे तौर पर कैग की नियुक्ति, शपथ एवं सेवा के शर्तों से संबंधित है। अब चूंकि ऑप्शन में 149 था इसलिए हमने 149 बताया आपको। तो अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 149 से लेकर के 151 में तक कैग से जुड़ी जानकारी दी गई है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैग को पद संभालने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के सामने शपथ लेना होता है। कैग का वेतन और सेवा की शर्तें संसद तय करती है। कैग के कार्यालय के खर्च भारतीय संचित निधि से चुकाए जाते हैं। कैग संघ एवं राज्यों के लेखाओं की जांच करता है। कैग केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी विभाग की जांच कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कंफ्यूज नहीं होना है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, देखिए, नीति आयोग का जो संक्षिप्त रूप, नीति आयोग का जो रूप मतलब फुल फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का संक्षिप्त रूप क्या है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग क्या है? भारत गणराज्य की सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना 2015 में एनडीए सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह लेने के लिए की गई थी, जो कि शीर्ष डाउन मॉडल का पालन करता है। नीति आयोग परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक उपाध्यक्ष शामिल है। इस पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रधानाध्यक्ष कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष कौन है इस समय? सुमन बेरी हैं। और इसका सीईओ कौन है इस समय? बीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, गोवा में, तेलंगाना में या कर्नाटक में? इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मुंबई महाराष्ट्र में ब्रेबोर्न स्टेडियम स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था?
संजीव खन्ना, डीवाई चंद्रचूड़, उदय उमेश ललित या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है यू ललित, उदय उमेश ललित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। संजीव खन्ना जो है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। इनके पहले कौन थे, 50वें कौन थे, वो थे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जो कि 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो गए। उसके पहले यू ललित थे। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट अशोक या चंदेल वंश के द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जी हाँ, सांची का स्तूप सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। यह स्तूप कहाँ स्थित है? यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। सांची का स्तूप भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। ठीक है। आई बटन में आपको लिंक दे देंगे। यूनेस्को की विरासत स्थल भारत में कितने इस समय हैं वो आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। शॉर्ट वीडियो है, जरूर से देख लीजिएगा, ज्यादा समय आपको नहीं देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, कपिल देव या नवजोत सिंह सिद्धू? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा जान जाइएगा, पीटी उषा। ठीक है। इसमें वर्तमान में ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा की पॉइंट बता देते हैं मिल्खा सिंह के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। वे भारत के महान एथलीटों में से एक थे। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था। निधन 18 जून 2021 को कोविड संक्रमण की वजह से हुआ था। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दी थी। ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका झिल्ली कितने स्तर की होती है? 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर या 4 स्तर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2 स्तर। ठीक है। डबल लेयर की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये लगभग 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। ज्यादातर आयताकार आकार के होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें 2 परत वाली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 230 ईसा पूर्व, 231 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व या 233 ईसा पूर्व? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 232 ईसा पूर्व। ठीक है। अब अशोक की बात हो रही है तो कलिंग की बात जरूर करनी चाहिए। सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कहाँ किसके बीच में हुआ था? ये 261 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। और अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक और पूर्वी तट पर स्थित स्वतंत्र सामर्थ्य साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच में, वर्तमान में जो आपका उड़ीसा और आंध्र के उत्तरी भागों में ये जगह जो पड़ती है, वहीं पर कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है। 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, लेकिन हमारा मन इसे स्वीकार नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1910, 1914, 1915 या 1920? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 1915 इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके लौटने के दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, 18वां जो भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन है वो 2025 में आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ठीक है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस से 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। पिछला जो भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ था वो 17वां था और मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में 2023 में हुआ था।
ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो विषय था इस बार का, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है। गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 1894 से लेकर के 1914 तक संघर्ष किया, उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, प्रश्नों का लेवल बढ़िया लगा हो, तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।